बीते दिनों रूस में राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ एक विद्रोह देखने को मिला था और ऐसा कहा जा रहा था कि ये जो पूरा विद्रोह है ये रूस की नींव को हिला सकता है, क्योंकि ये रूस की सबसे बड़ी प्राइवेट आर्मी द्वारा किया गया था। और इस पूरे विद्रोह का जो नेतृत्व था वो था एक व्यक्ति के हाथ में, और उस व्यक्ति का नाम था प्रिगोजिन। लेकिन हाल ही में इस व्यक्ति को लेकर खबर सामने आई है कि एक प्लेन क्रैश में इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। तो आज इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्रिगोजिन कौन था, उसका जीवन किस तरह का रहा और वो राष्ट्रपति पुतिन के कितना करीब था और किस तरह से दोनों अलग होते गए। इस पूरी घटना पर विस्तार से बात करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज़ यानी कि खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम मुख्य तौर पर येवगेनी प्रिगोजिन कौन था, उसके प्रारंभिक जीवन पर बात करेंगे। फिर राष्ट्रपति पुतिन के साथ उसकी मुलाकात किस तरह से हुई, किस तरह से दोनों के संबंधों में सुधार हुआ, संबंध किस तरह से विकसित हुए, उसको जानेंगे। फिर वैगनर आर्मी की शुरुआत किस तरह से हुई और पुतिन, ये जो पूरी पूरी दोस्ती थी ये पुतिन के खिलाफ विद्रोह में किस तरह से बदल गई, इस पर भी बात करेंगे। और अंत में एक सवाल पर भी चर्चा करेंगे। सवाल जो होगा वो प्रीलिम्स का होगा और आप कमेंट बॉक्स में उस सवाल का जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जुड़ा हुआ है और आप इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले येवगेनी प्रिगोजिन के बारे में कुछ चीज़ों को, उसके जीवन को संक्षेप तौर पर जानने की कोशिश करते हैं। तो येवगेनी प्रिगोजिन जो व्यक्ति था उसका जन्म मुख्य तौर पर 1 जून 1961 को तत्कालीन यूएसएसआर में हुआ था। जहां पर जन्म हुआ था उस समय उसका नाम था लेनिनग्राद, जिसका नाम बदलकर बाद में सेंट पीटर्सबर्ग कर दिया गया। और ये जो व्यक्ति था ये रूस के सबसे अमीर और सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक माना जाता था। लेकिन अगर इसके प्रारंभिक जीवन की बात करें तो कई सोर्सेस से हमें ये पता चलता है कि इस व्यक्ति का जो प्रारंभिक जीवन था वो अधिकतर जेल में गुजरा, यानी कि इसने 1 दशक से लंबा समय जेल में गुजारा था। ऐसा कहा जाता है कि ये व्यक्ति अपनी टीनेज में ही था, तो इसको कई बार लूटपाट के आरोप में, कई बार चोरी करने के आरोप में इस व्यक्ति को 13 साल की सजा हुई थी। तो अपने आप में हम देख सकते हैं कि किस तरह से 13 साल की सजा इसने पाई थी, तो अपने आप में बहुत बड़ा क्राइम किया होगा। तो 13 साल की सजा पूरी की। इसके बाद 1990 में वो जेल से बाहर आता है। अब अगर आप थोड़ा इतिहास को याद करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 1990 का जो समय था ये वही समय था जब यूएसएसआर विघटन की तरफ बढ़ रहा था, डिसइंटीग्रेशन की तरफ बढ़ रहा था। और इसी समय का फायदा उठाया प्रिगोजिन ने। और इसका फायदा उठाते हुए, क्योंकि उस समय का जो यूएसएसआर था, जो रूस था, वहां पर बहुत सारे बदलाव आ रहे थे, सोसाइटी में बदलाव आ रहे थे, पूरा जो पॉलिटिकल सिस्टम था उसमें बदलाव आ रहे थे। तो इन्हीं बदलावों का फायदा उठाते हुए प्रिगोजिन ने नए व्यवसाय की शुरुआत की और ये नया व्यवसाय था रेस्टोरेंट का बिजनेस। नया व्यवसाय शुरू किया गया सेंट पीटर्सबर्ग में और नया व्यवसाय मुख्य तौर पर हॉट डॉग बेचने का था। एक छोटी सी दुकान शुरू की थी, लेकिन ये दुकान धीरे धीरे एक रेस्टोरेंट में बदली और आगे चलकर प्रिगोजिन ने रेस्टोरेंट्स का एक नेटवर्क शुरू कर दिया। और इस नेटवर्क में से एक जो नेटवर्क था 1995 में बनाया गया और ये नेटवर्क की जो सबसे बड़ी कंपनी थी उस कंपनी का नाम था कॉनकॉर्ड केटरिंग। यानी कि प्रिगोजिन जो था वो फूड इंडस्ट्री से उसने अपने काम की शुरुआत की थी। इसके बाद धीरे धीरे, क्योंकि इसका व्यवसाय इतना ज़्यादा क्यों चला, इसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। इसका एक कारण ये है कि जब 1991 में यूएसएसआर का विघटन हुआ था, कम्युनिस्ट शासन जब समाप्त हुआ था, तो कम्युनिस्ट शासन के दौरान लोगों पर लग्जरी चीज़ें इस्तेमाल करने पर रोक लगाई जाती थी, उस पर प्रतिबंध लगाया जाता था। लेकिन वहाँ के जो अमीर लोग थे उनको लग्जरी चीज़ें चाहिए थी, जैसा कि अमेरिकन कैपिटलिस्ट सोसाइटी में लोगों को मिलती हैं, जिनके पास पैसा होता है। तो जब 1991 में ये पूरा कम्युनिस्ट शासन समाप्त हुआ तो वहाँ के जो अमीर लोग थे उन्हें विलासिता बहुत ज़्यादा पसंद आई और वो क्योंकि विलासिता से वंचित थे, ऐसे में इन्हें जो विलासिता उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी थी वो जिम्मेदारी उठाई प्रिगोजिन ने। और इसी वजह से प्रिगोजिन जो था वो धीरे धीरे सबसे अमीर लोगों में शामिल होने लगा, धीरे धीरे वो अमीर लोगों की तरफ बढ़ने लगा, धीरे धीरे उसका जो प्रभाव था वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। इसके बाद अब जानते हैं कि राष्ट्रपति पुतिन से उसकी मुलाकात किस तरह से होती है। तो हमने बात की कि जैसे जैसे कम्युनिस्ट जो सोसाइटी थी, रूस की जो सोसाइटी थी, उसमें बदलाव आ रहा था और इस बदलाव का फ़ायदा उठाते हुए प्रिगोजिन का जो व्यवसाय था
उस व्यवसाय में बढ़ोतरी हो रही थी और इस बढ़ोतरी की वजह से उसका जो प्रभाव बढ़ रहा था, उस प्रभाव की वजह से रूस का जो शासक वर्ग था, जो रूलिंग क्लास थी, उसके साथ प्रिगोजिन के संबंध और ज़्यादा मजबूत होने लगे। और इसी दौरान साल 2001 में रूस के मौजूदा राष्ट्रपति यानी कि राष्ट्रपति पुतिन सत्ता में आते हैं और प्रिगोजिन उस समय अमीर लोगों के बीच जो केटरिंग का काम होता है, उनके उनके खान-पान के प्रबंधन का जो काम होता है, वो काम प्रिगोजिन कर रहे थे। और यहीं से दोनों लोगों की मुलाकात होती है, राष्ट्रपति पुतिन की और प्रिगोजिन की। और इसके बाद राष्ट्रपति पुतिन जो भी बड़े समारोह होस्ट करते थे, जो भी बड़ी-बड़ी पार्टीज़ होस्ट की जाती थी, उनमें केटरिंग की जो ज़िम्मेदारी थी, वो प्रिगोजिन को दी जाती थी। जैसे कि रूस में जब जॉर्ज बुश आए थे, अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश आए थे, या फिर ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स जब रूस पहुंचे थे, तो यहाँ पर जो पार्टी होस्ट की गई थी, उन पार्टीज में केटरिंग की जिम्मेदारी प्रिगोजिन को दी गई थी। और ऐसी कई तस्वीरें हैं जिन तस्वीरों में राष्ट्रपति पुतिन और बड़े बड़े लोकप्रिय लोगों के साथ बैकग्राउंड में प्रिगोजिन को देखा जा सकता है, यानी कि प्रिगोजिन वहां पर मौजूद रहते थे। ऐसे में प्रिगोजिन और पुतिन की जो साझेदारी थी, जो दोस्ती थी, वो और ज़्यादा मजबूत होने लगी और इस दोस्ती से दोनों को ही फ़ायदा होता था। जैसे प्रिगोजिन को साल 2012 में मॉस्को में जो तमाम स्कूल हैं, उन स्कूलों को खाना पहुंचाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था और इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से प्रिगोजिन को तकरीबन 200 मिलियन यूरो का फ़ायदा हुआ था। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो ज़ाहिर तौर पर प्रिगोजिन को भी फ़ायदा हो रहा था, राष्ट्रपति पुतिन को भी फ़ायदा हो रहा था, या और ज़्यादा फ़ायदा होने वाला था। किस तरह से होने वाला था? तो वो जो फ़ायदा था वो वैगनर आर्मी के माध्यम से होने वाला था। अब वैसे जो फूड इंडस्ट्री है, जो खाद्य उद्योग है, वो प्रिगोजिन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी प्रिगोजिन अपने व्यवसाय को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते थे। लेकिन फूड इंडस्ट्री में ये पॉसिबल नहीं था। इतना ज़्यादा पैसा कमाना फूड इंडस्ट्री में पॉसिबल नहीं होता है। तो उन्होंने अपने व्यवसाय को डाइवर्सिफ़ाई किया और बढ़ाया और साल 2014 में उन्होंने एक नए सेक्टर में प्रवेश किया और वो नया सेक्टर था प्राइवेट आर्मी का। यानी कि साल 2014 में वैगनर आर्मी के नाम से एक नई प्राइवेट आर्मी बनाई गई। और ये स्पष्ट नहीं है कि ये प्राइवेट आर्मी बनाने का जो विचार था, जो आइडिया था, वो कहाँ से आया। कई लोग ये कहते हैं कि ये आइडिया खुद राष्ट्रपति पुतिन ने प्रिगोजिन को दिया था कि आप एक नई आर्मी बनाइए और हमारे लिए काम करिए। जबकि कई लोगों का ये कहना है कि ये आर्मी बनाने का जो आइडिया था वो खुद प्रिगोजिन ने दिया था राष्ट्रपति पुतिन को। तो ये स्पष्ट नहीं है कि आइडिया कहाँ से आया, लेकिन ये बात ज़रूर स्पष्ट है कि साल 2014 में ये एक नई आर्मी बनाई गई थी। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि साल 2014 ही क्यों? तो आपको याद होगा कि साल 2014 में रूस ने क्रीमिया का अधिग्रहण किया था, उस पर अपना कब्जा स्थापित किया था और इस अधिग्रहण के दौरान वैगनर आर्मी ने रूस की आर्मी की बहुत ज़्यादा सहायता की थी, उसकी आर्मी की बहुत ज़्यादा मदद की थी। अब वैसे तो ये जो पूरा रूस है, वहाँ पर प्राइवेट आर्मी रखने पर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी रूस के जो राष्ट्रपति पुतिन हैं, उन्हें एक ऐसी आर्मी की ज़रूरत थी, एक ऐसे लोगों की ज़रूरत थी, जो कि मुख्य तौर पर जिन पर ज़्यादा खर्च ना करना पड़े। क्योंकि अगर आप किसी व्यक्ति को रेगुलर आर्मी में शामिल करते हैं, तो उसकी देखभाल की, उसके रख-रखाव की जो ज़िम्मेदारी है, वो सरकार की हो जाती है। तो ऐसे में उस व्यक्ति पर सरकार को बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट आर्मी को हायर करते हैं, तो उसके रख-रखाव की ज़िम्मेदारी किसी दूसरे व्यक्ति की होगी और उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। तो ऐसे में रूस के राष्ट्रपति ने यहाँ पर अपना फ़ायदा देखा। इसके अलावा ये जो वैगनर आर्मी थी, क्योंकि ये वैगनर आर्मी रूस के नियम कायदों में नहीं आती थी, आधिकारिक तौर पर रूस के नियमों का हिस्सा नहीं थी। तो इसीलिए ये जो वैगनर आर्मी थी, ये ऐसे काम करने में सक्षम थी जो कि कानूनी रूप से सही नहीं है। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर था जिसकी वजह से रूस के राष्ट्रपति ने इस तरह के काम शुरू किए। तो इस तरह से जब इसके अलावा जब क्रीमिया के बाद जब क्रीमिया में काम सफल हो गया, क्रीमिया का अधिग्रहण कर लिया गया यूक्रेन से, तो इसके बाद ये जो वैगनर आर्मी थी, इसे ईस्टर्न यूक्रेन की दोनबास क्षेत्र में नियुक्त किया गया, जहाँ पर मुख्य तौर पर इस आर्मी ने जो यूक्रेन के अलगाववादी लोग थे, जो यूक्रेन के अलगाववादी समूह थे, उनकी सहायता की और इसके बाद ही इस दोनबास क्षेत्र ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था। इसके अलावा जैसे-जैसे इस आर्मी को जहाँ-जहाँ तैनात किया गया, वहाँ-वहाँ पर इसको सफलता मिली, वहाँ-वहाँ पर ये सक्सेसफुल रही, तो इसकी जो लोकप्रियता थी वो और ज़्यादा बढ़ने लगी और इस पूरी आर्मी का नेतृत्व कर रहे थे प्रिगोजिन। लेकिन यहाँ पर जो निर्देश दिए जाते थे, जो ऑर्डर आते थे कि किस आर्मी को कहाँ पर नियुक्त करना है, वो ऑर्डर खुद राष्ट्रपति पुतिन द्वारा दिए दिए जाते थे
और राष्ट्रपति पुतिन मुख्य तौर पर इस आर्मी को वहां पर तैनात करते थे जहां पर रूस की जो ऑफिशियल आर्मी है उसे तैनात प्रत्यक्ष तौर पर नहीं किया जा सकता था। यानी कि जहां पर रूस के राष्ट्रपति प्रत्यक्ष तौर पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे, वहां पर वो हस्तक्षेप करने के लिए वैगनर आर्मी का इस्तेमाल करते थे। कहां कहां पर इस्तेमाल किया गया? तो इसका इस्तेमाल रूस के राष्ट्रपति द्वारा सीरिया में किया गया, सूडान में किया गया, लीबिया में किया गया, वेनेजुला में किया गया। इन तमाम देशों में रूस ने अपनी आर्मी के तौर पर वैगनर आर्मी का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा अभी हाल ही में जब रूस ने यूक्रेन पर अतिक्रमण किया था, यूक्रेन पर युद्ध की शुरुआत की थी, तो इस पूरे युद्ध के दौरान भी रूस ने व्यापक तौर पर इस पूरी आर्मी का इस्तेमाल किया था। ऐसे कई आरोप लग रहे थे कि ये आर्मी बहुत ज़्यादा खराब उपकरणों का इस्तेमाल कर रही है, लोगों मास रेप किए जा रहे हैं, लोगों की मास लेवल पर हत्या की जा रही है। लेकिन ये हत्या उन लोगों द्वारा की जा रही थी जो कि रूस के नियम कानूनों का पालन नहीं करते हैं। और कहा ये भी जाता है कि वैगनर आर्मी में मुख्य तौर पर वो लोग भर्ती किए जाते हैं जो कि रूस की जेलों में मौजूद होते हैं। तो जेलों में कैंप लगाए जाते हैं जहां पर लोगों को इस आर्मी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है। तो ये तो वैगनर आर्मी की शुरुआत की बात हुई। अब पुतिन के खिलाफ विद्रोह किस तरह से हुआ उस पर भी बात कर लेते हैं। तो मुख्य तौर पर वैगनर आर्मी ने पूर्वी यूक्रेन का एक शहर है बखमुत, यहाँ पर कब्जा किया था। इस पर कब्जा करने के बाद वहां उसके जो प्रमुख थे प्रिगोजिन, उसने एक वीडियो जारी की। इस वीडियो में वैसे तो जो रूस के राष्ट्रपति पुतिन हैं उनको थैंक यू क्या कहा गया था, लेकिन इसके अलावा इस वीडियो में प्रिगोजिन ने रूस मॉस्को के जो बड़े बड़े नेता थे, बड़े बड़े जो ऑफिशियल्स थे, जो सेना के प्रमुख लोग थे, उन लोगों के विरोध में बातें की गई थी, उन लोगों की आलोचना की गई थी। ऐसा कहा जा रहा था कि समूह के साथ बहुत बेहतर व्यवहार नहीं किया जा रहा है, दोयम दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है। इसके अलावा लोगों को खाने के लिए नहीं दिया जा रहा, लोगों को बेहतर उपकरण नहीं दिए जा रहे, बेहतर गोला बारूद नहीं दिया जा रहा। और एक आरोप ये भी लगाया गया था कि रूस का जो रक्षा मंत्रालय है वो वैगनर समूह को अपने अंतर्गत लाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर ऐसा हो जाता तो जाहिर तौर पर प्रिगोजिन की जो जिम्मेदारी थी, प्रिगोजिन का जो कद था वो और ज़्यादा कम हो जाता, उसके जो वर्चस्व था वो भी कम हो जाता। और इन्हीं तमाम वजहों से प्रिगोजिन ने रूस के राष्ट्रपति और रूस की सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। और वो सेना रूस की जो राजधानी है मॉस्को वहां तक बढ़ रही थी। लेकिन इसी बीच इस पूरी घटना को रोकते हुए एक समझौता किया गया, एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए और इस समझौते के हिस्से के तौर पर वो जो आर्मी थी उस आर्मी ने अपनी वापसी कर दी। अब समझौते के प्रमुख प्रावधान क्या थे? तो समझौते के प्रावधान ये थे कि मुख्य तौर पर जो प्रिगोजिन हैं उन्हें बेलारूस भेज दिया जाएगा। इसके अलावा जो आर्मी है, जिन लोगों ने विद्रोह किया था, उन लोगों को सरकार सेवा से मुक्त कर देगी, उन लोगों को अब सेवा में शामिल नहीं किया जाएगा, उन लोगों को कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा जो लोग विद्रोह में शामिल नहीं थे उन लोगों को सेना की ओर से कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा और वो सेना में शामिल हो सकते हैं। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा समझौता एक पूरा डिज़ाइन किया गया था। इसके अलावा जो वैगनर आर्मी बची थी उस वैगनर आर्मी को अफ्रीका में नियुक्त कर दिया गया था। तो ऐसा स्पष्ट नहीं है कि प्रिगोजिन रूस कब आए, वो जहाज पर कब चढ़े, लेकिन ये ज़रूर स्पष्ट है कि एक जहाज दुर्घटना में अब उनकी मृत्यु हो गई है। क्योंकि जिस एयरलाइन में वो मौजूद थे उसने स्पष्ट कर दिया है कि जिस प्लेन की दुर्घटना हुई है उस प्लेन में पैसेंजर के तौर पर प्रिगोजिन का नाम मौजूद था। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इस प्लेन की दुर्घटना किस वजह से हुई, क्या इस दुर्घटना में पुतिन का हाथ मौजूद हो सकता है? तो ऐसे तमाम सवाल हैं जिन पर जांच की जानी ज़रूरी है। अब अंत में इस पूरे विषय से जुड़े एक सवाल की भी बात कर लेते हैं। सवाल जो है वो प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। आज का हमारा सवाल है कि यूएसएसआर का विघटन किस वर्ष हुआ था? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1919 या ऑप्शन डी 1991। तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब देना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आप जानते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। तो ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।